नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है। यहाँ आदिमवाद मतलब प्रिविटिविज्म के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जाति, बी वर्ग, सी समुदाय तथा डी कुल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। यानी आदिमवाद में वर्ग को छोड़कर सभी शामिल हैं, जाति, समुदाय तथा कुल। आपको बताना चाहेंगे, आदिमवाद मानवीय मामलों का एक दृष्टिकोण है। आदिमवाद के घटकों के रूप में रिश्तेदारी, संबंध, भाषा, धर्म, सामान्य ऐतिहासिक परंपराएं, साझा गृह भूमि, समुदाय और कबीले इत्यादि आते हैं। आदिमवाद मानता है कि मुक्ति सरल जीवन या प्रकृति की वापसी में निहित है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो सरल जीवन या प्रकृति में वापसी आपकी होना चाहिए। आदिम समाज के लोगों में नैतिकता सभ्य समाज के शहरी मूल्य प्रणाली से बेहतर होती है। यानी नैतिकता भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में या शहरी समाज की तुलना में आदिम समाज में ज़्यादा अच्छे से पाई जाती थी। अतः जाति, समुदाय और कुल इसके घटक हैं, वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित प्रदेश किस क्षेत्र को बनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी बुंदेलखंड, सी उत्तरांचल, डी विदर्भ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 90 के दशक में कांग्रेस के नेता थे निर्भय पाल शर्मा और इम्तियाज खान। इन्होंने हरित प्रदेश का नाम देकर एक आंदोलन को प्रारंभ किया था। उन्होंने प्रस्तावित हरित प्रदेश के लिए 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको हरित प्रदेश बनाने की मांग रखी थी। इस प्रस्तावित राज्य में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ पे स्थित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए प्रथम लहर, बी द्वितीय लहर, सी तृतीय लहर तथा डी चतुर्थ लहर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय लहर, यानी ऑप्शन नंबर बी। सैमुअल पी हंटिंगटन मानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्रीकरण प्रारंभ हुआ था या लोकतंत्रीकरण की जो लहर आई थी वो विश्व की जो लोकतंत्रीकरण की द्वितीय लहर थी उस दौरान आई थी। अगला प्रश्न है, स्टेसियोलॉजिक अध्ययन है तो आपको बताना है किसका अध्ययन है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए सांख्यिकी का, ऑप्शन बी चुनाव का, सी राजनीतिक दलों का तथा डी आंदोलनों का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों का। यानी स्टेसियोलॉजी राजनीतिक दलों के अध्ययन को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में डोरगर का नियम बताता है कि केवल एक विजेता वाली राजनीतिक प्रणालियों में दो मुख्य पार्टियां होती हैं। एक छोटी पार्टी के साथ में उभरती है जो आमतौर पर समान प्रमुख पार्टियों से वोट को विभाजित करती है। इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणालियों में आमतौर पर सरकार में छोटी पार्टियों का प्रतिनिधित्व अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न समितियों को कालक्रमानुरूप में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कौन सी समिति पहले आई है। ऑप्शन ए सतीश चंद्र समिति, बी होता समिति, सी कोठारी समिति तथा डी योगेंद्र के अलग समिति। नीचे ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सी, उसके बाद ए, फिर डी और फिर बी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पहले बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी तथा ऑप्शन नंबर डी में पहले डी, सी, ए और बी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार सबसे पहले सी आया, यानी कोठारी समिति आई, जो कि 1964 से 66 के दौरान आई थी। उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए आया। ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत सतीश चंद्र समिति है जो 1989 में आई थी तथा उसके बाद में आई थी ऑप्शन नंबर डी, यानी योगेंद्र के अलग समिति। योगेंद्र के अलग समिति 2000 के दौरान आई थी और उसके बाद में कोठारी समिति, उसके बाद में अंत में आई थी होता समिति। होता समिति जो आई थी 2002 से 2004 के दौरान आई थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सुसाधन क्रियाविधि, ऑप्शन नंबर बी निवेश सुसाधन क्रियाविधि, ऑप्शन नंबर सी वैश्विक सुसाधन क्रियाविधि तथा ऑप्शन नंबर डी ईयू यानी यूरोपीय यूनियन भारत सुसाधन क्रियाविधि। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए
निवेश उत्साधन क्रियाविधि को स्थापित किया है। जानना चाहेंगे 1 जनवरी 1993 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से ये प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है तथा 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में इनके सदस्यों की संख्या केवल 27 रह गई है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णीत करता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अपीली अधिकारिता, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक अधिकारिता, ऑप्शन नंबर सी सलाहकारी अधिकारिता तथा ऑप्शन नंबर डी लेख अधिकारिता। ये समस्त अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। आपको बताना है संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णीत किस अधिकारिता के तहत किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131 में निहित है। इसमें भारत सरकार एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच विवाद होता है उसका निपटारा करता है, या फिर एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य या दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है उसका निपटारा करता है, या फिर परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा करता है। तो ये समस्त जो है वो प्रारंभिक अधिकारिता के तहत आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा हंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? हंस जे मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन से रिलेटेड एक किताब लिखी थी, तो पूर्ण नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स विद इन नेशन, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस तथा ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत आएगा। हंस जे मार्गेनथाउ की जो किताब है पॉलिटिक्स से संबंधित उसका पूर्ण शीर्षक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये किताब 1948 में प्रकाशित हुई थी तथा राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। यह पुस्तक राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा का परिचय देती है जो सत्ता की राजनीति का एक यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यहाँ यथार्थवाद को भी समझना होगा। यथार्थवाद का मतलब होता है आमतौर पर वास्तविकता के प्रति सच्चा होने का प्रयास करना। राजनीति में यथार्थवाद संघर्ष और इतिहास के कठोर हिस्सों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय तथा ऑप्शन नंबर डी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। आप सभी जानते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसकी स्थापना की डेट भी आप याद रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, और इसके बारे में अन्य जानकारी आप ले सकते हैं जैसे कि अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक होता है। आप इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहें तो परामर्शदात्री निकाय है, इसे दंड देने का अधिकार नहीं है, 1 वर्ष से पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है, इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये समस्त जानकारी आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में रखें। साथ ही एक जानकारी और भी रखी गई जो राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू ने इसे यानी इस आयोग को दंतविहीन बाघ कहा था, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षर किया है? यानी लंबे समय तक हमें सुखाई Su-30 MKI मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल तथा ऑप्शन डी रूस। दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। रूस के साथ में हमने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग बीस शब्दबंध निम्न में से किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो फ्लाइंग बीस किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए आसियान,
ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा ऑप्शन डी ब्रिक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लाइंग बीस का संबंध आसियान देशों के साथ में है। आसियान को फ्लाइंग बीस कहने का कारण है, आसियान बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पिछले 2 दशकों में उभरा है, अतः इन्हें फ्लाइंग बीस के रूप में जाना जाता है। आसियान के बारे में कुछ और जानकारी ले सकते हैं आप, जैसे इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी और वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए लोक चयन उपागम, बी नवलोक प्रशासन, सी पारिस्थितिकी उपागम, डी निर्णय निर्माण उपागम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत लोक चयन उपागम से संबंधित है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी और इस किताब को लिखा था विंसेंट ओस्ट्रोम ने, ये आप याद रखेंगे। और साथ में बारबरा एलन ने भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, आपको बताना है, आप सभी जानते भी हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेबल। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपिन तथा ऑप्शन नंबर डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 24 मार्च 1946 को आई थी, उस समय पे ब्रिटेन के जो पीएम थे, ठीक है, एटली थे, उन्होंने यह मिशन भेजा था। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे और इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेबल तथा भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक योजना तैयार की थी जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज को लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था और इसी उद्देश्य से भारत आया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में संक्रिय आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की। तो आपको बताना है किसने, यानी किस आयोग या समिति ने नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद बनाने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति तथा ऑप्शन डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ था। जांच आयोग के रूप में इसमें वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इस आयोग को बनाया गया था। आयोग के अनुसार प्रत्येक जिले में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ साथ एक जिला परिषद की भी स्थापना की जानी चाहिए, ऐसे कहा गया था, इसकी अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनः निर्वाचित किया गया? तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र के कौन सी ऐसी संस्थान था जिसमें भारत को कार्यकारी मंडल के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी UNDP, ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ तथा ऑप्शन नंबर डी UNAID। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत यूनेस्को है। यूनेस्को में 2017 में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए अभिजनों का क्रमावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अभिजनों का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी अभिजनों का प्रतिधारण तथा ऑप्शन नंबर डी अभिजनों का पुनर्स्थापन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिजनों का परिसंचरण का तात्पर्य है अभिजनों का क्रमावर्तन। आपको बताना चाहेंगे कि ये थ्योरी जो है विल्फ्रेड पेरेटो ने दी थी और इन्होंने सिद्धांत दिया था और जो कि इटली के थे, इन्होंने बताया था कि किसी भी समाज में अभिजात वर्ग, एक छोटा समूह, हमेशा अधिकांश शक्ति और संसाधनों पर कब्जा करेगा और इस विशिष्ट समूह को अंततः अभिजात वर्ग का एक अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, जिससे
सत्ता जो है वो निरंतर बदलती रहेगी और सत्ता का निरंतर प्रसार होता रहेगा। तो आप याद रखेंगे ये जो सिद्धांत है विल्फ्रेड पेरेटो का था और इसमें सत्ता का परिवर्तन एक अभिजन के द्वारा दूसरे अभिजन एक अभिजन की सत्ता का जो है परिवर्तन दूसरे अभिजन के द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी माओ जेडोंग, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स तथा ऑप्शन डी फ्रांज फानन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। ये एक चीनी क्रांतिकारी थे और ये कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे और इन्होंने सत्ता में काबिज होने के लिए किसानों को हथियार उठाने की भी प्रेरणा दी थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी योगेंद्र यादव, ऑप्शन सी सुरेंद्र जोधका और ऑप्शन डी MN श्रीनिवास। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की धारणा का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था? तो किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा गया है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कुंभ, ऑप्शन नंबर बी योग तथा नौरोज, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा पूजा तथा ऑप्शन नंबर डी छऊ नृत्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में अपनाया गया था। तब से ही इस तरह से सांस्कृतिक विरासतों को घोषित किया जा रहा है तथा यह 2006 में लागू हुआ, यानी 2006 से घोषित करना प्रारंभ हुआ। योग तथा नौरोज को भारत में 2016 में सांस्कृतिक विरासत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। इसी प्रकार 2010 में छऊ नृत्य को घोषित किया गया था तथा 2017 में कुंभ का जो मेला भरता है भारत में उसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था और 2021 में जो दुर्गा पूजा होती है उसे भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दल राज्य नौकरशाही, ऑप्शन बी जाति नौकरशाही, ऑप्शन सी शासक प्रभुत्व नौकरशाही तथा ऑप्शन डी शासकीय नौकरशाही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में शासकीय नौकरशाही, यानी उपनिवेशी शासन में नौकरशाही का शासकीय नौकरशाही वाला प्रकार पाया जाता है। नौकरशाही के जनक मैक्स वेबर को माना जाता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नौकरशाही का जनक माना जाता है और शब्द नौकरशाही का जो शब्द है, नौकरशाही शब्द है, उसे विंसेंट डी गोरवे ने जन्म दिया था और 1745 में पहली बार इस शब्द का जन्म हुआ था। इसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कोपेनहेगन 2009, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ऑप्शन नंबर सी डरबन कॉन्फ्रेंस 2011 तथा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो 1992। आपको बताना है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्य को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। वर्तमान में इस प्रोटोकॉल में 192 देश हैं और एक जानकारी अलग से ले रखें हम, दिसंबर 2011 में
कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट चुका है। अगला प्रश्न, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, युद्ध की ओर उचित प्रस्थान। ऑप्शन नंबर बी, वैध बल का सीमित प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध का उचित संचालन। तथा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध का उचित संचालन। यानी जस इन बेलो शब्द का अर्थ है युद्ध का उचित संचालन। यह न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत के अंतर्गत आता है और जस्ट वार थ्योरी की उत्पत्ति शास्त्रीय ग्रीक और रोमन दार्शनिक जैसे प्लेटो और सिसरो के साथ में हुई थी। इस थ्योरी को 3 भागों में बांटा गया है जो इनके लैटिन नाम के साथ में है। जैसे जस एंड बेलम पहले चरण में युद्ध का सहारा लेने के न्याय के बारे में बताता है। जूस इन बेलो यह युद्ध के दौरान आचरण के न्याय के बारे में बताता है। और जस इन पोस्ट बेलम यह शांति समझौतों के न्याय और युद्ध की समाप्ति के चरण के बारे में बताता है। तो इसके जस इन बेलो के अलावा भी आप याद रखेंगे जस एड बेलम, जो फिर सेकंड नंबर पे याद रखेंगे जस इन बेलो और थर्ड नंबर पे याद रखेंगे जस पोस्ट बेलम। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में किन विशेषताओं के आरंभ किया गया? किन विशेषताओं को आरंभ किया गया इसमें बताना है। विशेषताएं दी हैं, सावधानी, देखरेख, सतर्कता, लाल फीताशाही। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए में है सावधानी देखरेख, ऑप्शन बी है सावधानी सतर्कता, ऑप्शन सी है सावधानी देखरेख और सतर्कता तथा ऑप्शन डी है सावधानी देखरेख सतर्कता और लाल फीताशाही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सावधानी देखरेख और सतर्कता आएगा। यानी सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जिन विशेषताओं को लिया गया था उसमें सावधानी, देखरेख और सतर्कता को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या प्रतिरूप नहीं है? आपको बताना है इनमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में कौन नहीं आता है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए न्यासिता, ऑप्शन बी प्रदत्तीकरण, ऑप्शन सी जनादेश तथा ऑप्शन डी सर्वसम्मति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वसम्मति। यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत न्यासिता, प्रदत्तीकरण, जनादेश शामिल है, सर्वसम्मति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने चेतावनी दी व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय तथा डी एम.एन. रॉय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर मानते थे कि व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अतः यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर नेता का बिल्कुल अंधभक्त हो जाने को सिरे से नकारा करते थे। अगला प्रश्न है, किस देश में सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस तथा डी इटली। दोस्तों आपको बताना है सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस में अगर आप सिविल सेवा में हैं तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, उसके लिए उसमें मनाही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दबाव समूह को अनाम या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी एस.ई. फाइनर तथा ऑप्शन डी लॉवेल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस.ई. फाइनर। एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अनाम या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में है राम मनोहर लोहिया, बी में है फाइनर, सी में है बर्क तथा डी में है गिलक्राइस्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उनमें शामिल नहीं है, चयन करें। आपको दिए हैं ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक प्रतिनिधित्व का बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी बहुल मतदान तथा ऑप्शन नंबर डी खुला मतदान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपराधिक प्रतिनिधित्व का बहिष्कार। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया था
उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल था, बहुल मतदान, खुला मतदान तथा साथ में महिला मतदान का भी इन्होंने समर्थन किया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत में कौन सा सबसे बड़ा निवेशक देश है? तो आपको बताना है किस देश ने 2022-23 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर तथा ऑप्शन डी ब्राज़ील। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सिंगापुर है। 2022-23 में भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश के रूप में सिंगापुर उभरा है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। इसके बाद मॉरिशस रहा है, उन्होंने 6.1 अरब डॉलर का निवेश किया है और अमेरिका 6 अरब डॉलर के स्थान के साथ में थर्ड स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।